विक्रांत को इतना परेशान देखकर भानु ने अपने आसपास देखा और बोले, विक्रांत कुछ नहीं हुआ है आपके काकासा को, 4-5 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं, चलिए। विक्रांत ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर भानु की मदद से अपने काकासा को उठाकर अपनी गाड़ी में लटाया। दूसरी सुमेर और भैरव अभी भी बंधे हुए थे। सुमेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे यहाँ से निकले। उसे प्रीति की बहुत फिक्र हो रही थी। घड़ी में भी शाम के 4 बज चुके थे और शाम 7 बजे प्रीति की शादी होनी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कुर्सी पर बंधे हुए ही अपनी कुर्सी भैरव की ओर खिसकानी शुरू की और उससे बोला, भैरव अपनी कुर्सी मेरे पास लाने की कोशिश कर और हाथ खोल मेरे। भैरव ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी कुर्सी उसके पास लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद भैरव अपनी कुर्सी सुमेर के बंधे हुए हाथ के पास ले आया और उसके हाथ खोलने की कोशिश करने लगा। सुमेर गुस्से में बोला, भैरव जल्दी कर, अब क्या सारा दिन लगाएगा? अरे कोशिश कर तो रहा हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए मुश्किल हो रही है, भैरव चिढ़कर बोला। सुमेर कुछ नहीं बोल सका, उसे बस भैरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर की कोशिश के बाद भैरव ने उसके हाथ खोल दिए। सुमेर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ देखे और फिर जल्दी से भैरव के हाथ खोलने लगा। पर तभी जग्गू वहां अपने आदमियों के साथ आ गया और गुस्से में बोला, ठाकुर भानु प्रताप की हवेली से भागना इतना आसान नहीं है। जग्गू ने इतना कहा ही था कि सुमेर उसे मारने के लिए लपका, पर जग्गू के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। जग्गू उसके पेट में एक घूंसा मारते हुए बोला, मुझे मारेगा, मुझे जग्गू को मारो साले को और तोड़ दो इसके हाथ पैर ताकि दोबारा ये यहाँ से भागने का सोचे भी ना। जग्गू के इतना कहते ही सब मिलकर उसे मारने लगे। भैरव गुस्से में खुद को खोलने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो उसे, इतने सारे आदमी मिलकर उस अकेले को मार रहे हो, खोलो मुझे, फिर हम दोनों तुम्हें बताते हैं कि मारना किसे कहते हैं। भैरव के इतना कहते ही जग्गू उसकी ओर बढ़ा। उसने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। भैरव गुस्से में खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर छुड़ा नहीं पाया। सुमेर ने अकेले ही बहुत देर तक उन सब से लड़ाई की पर वो अकेला कुछ नहीं कर सका। सब मिलकर एक साथ उस पर टूट पड़े। सबने उसे बहुत बुरी तरह मारा। कुछ देर में सुमेर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही जग्गू भैरव से बोला, इस बार इसे जिंदा छोड़ रहे हैं, पर अगली बार तुम दोनों ने अगर भागने की कोशिश की तो जान से जाओगे, समझे? इतना कहकर जग्गू और उसके आदमी वहां से चले गए। भैरव चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। दूसरी ओर प्रीति परेशान कमरे में टहल रही थी। उसकी माँ और बाकी सब भी जगदीश के लौटने की राह देख रहे थे। तभी वीर उसके पास दौड़ते हुए आया और उससे फोन देते हुए बोला, ठाकुर साहब का फोन है, बात कर। प्रीति ने तुरंत फोन लिया और बोली, ठाकुर साहब मेरे बाबा सा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? आप उन्हें घर कब लेकर आ रहे हैं? उन्होंने छोड़ दिया ना बाबासा को? जी हमने अपना वादा पूरा कर दिया है प्रीति, आपके बाबासा को हम ले आए हैं पर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम और विक्रांत उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। ये सुनकर प्रीति बहुत घबरा गई। क्या हुआ मेरे बाबासा को, वो ठीक तो है ना? प्रीति के इतना पूछते ही गंगा भी घबरा गई और तुरंत प्रीति की ओर देखने लगी। तभी फोन पर दूसरी ओर से भानु बोले, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा उन्हें, हम और विक्रांत है उनके पास, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी प्रीति ने पूछा, किस हॉस्पिटल में है आप? गांव के सरकारी हॉस्पिटल में, भानु ने जवाब दिया। मैं अभी वहां आ रही है। इतना कहकर प्रीति ने वीर को फोन पकड़ाया और बोली, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। वीर ने सिर हिला दिया। गंगा ने रोते हुए पूछा, क्या हुआ तेरे बाबासा को, वो ठीक है ना? प्रीति उनकी हथेली थाम कर बोली, हाँ माँ बाबासा ठीक है, बस चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, आप फिक्र मत कीजिए। गंगा रोते हुए बोली, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। प्रीति ने उनके आंसू पोंछे और उनके गाल के छू कर बोली, अच्छा ठीक है, चलिए। वो अपनी मासा के साथ जीप की ओर बढ़ने लगी। बसंत और केसर भी उनके पीछे ही चल दिए। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जगदीश का चेकअप कर रहे थे और बाहर विक्रांत परेशान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। भानु भी वही टहल रहे थे। वो विक्रांत को देखकर मन ही मन बोला, इसका कुछ करना होगा वरना ये बेवकूफ कहीं भावनाओं में बहकर हमारा सारा खेल ही बर्बाद ना कर दे। बस एक बार इनकी माँ यहाँ आ जाए, उसके बाद उन्हें ऐसी चाबी भरेगी कि वो इन्हें अपने इशारों पर नचाएगी। मन ही मन इतना कहकर भानु विक्रांत के पास आकर बैठे
और बोले, विक्रांत आपके काकासा को बेहोशी का इंजेक्शन देना जरूरी था, क्योंकि आपके बाबा सा हमारी और प्रीति की शादी कभी नहीं होने देते। शादी होते ही उन्हें होश आ जाएगा, तब तक डॉक्टर उनका ख्याल रखेंगे। विक्रांत कुछ नहीं बोला, तभी डॉक्टर बाहर आ गए। विक्रांत दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब काकासा कैसे है? डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आपके काकासा ठीक है, बस बेहोश है, कुछ घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। ये सुनकर विक्रांत की जान में जान आ गई। उसने गहरी सांस ली, तभी प्रीति और गंगा वहां दौड़ती हुई आ गई। उनके साथ वीर, बसंत और केसर भी भागते हुए चले आ रहे थे। प्रीति ने आते ही रोते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे बाबा सा कैसे है, कहाँ है वो? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, आपके बाबा सा बिल्कुल ठीक है, बस बेहोश है, कुछ घंटों में उन्हें होश आ जाएगा। यही बात मैंने ठाकुर साहब और विक्रांत साहब से भी कही है, आप फिक्र मत करिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो है कहाँ, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तभी गंगा ने पूछा। डॉक्टर साहब तुरंत बोले, जी जरूर, आइए। डॉक्टर उन्हें जगदीश के कमरे में लेकर आए, पर केसर को भानु ने बाहर ही रोक लिया। जगदीश को देखते ही गंगा और प्रीति रोने लगी। गंगा उनके पास बैठकर बोली, ठाकुर जी का शुक्र है जो आप ठीक है और सही सलामत हमारे पास वापस आ गए। प्रीति उन्हें संभालते हुए बोली, माँ अब क्यों रो रही हो? अब तो बाबा सा हमारे पास आ गए हैं और बिल्कुल ठीक भी है, और कुछ देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। विक्रांत भी गंगा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हाँ काकीसा, डॉक्टर ने कहा है कि काका साहब ठीक है, उन्हें होश आते ही हम उन्हें घर ले चलेंगे। पर विक्रांत, जब वो घर जाकर हमसे हवेली के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? इन्हें कैसे बताएंगे कि उस शहरी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है और इन्हें बचाने के लिए प्रीति ठाकुर भानु प्रताप से शादी कर रही है? गंगा रोते हुए बोली। प्रीति ने अपनी माँ के आंसू पोंछकर कहा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए माँ, मैं बाबासा को संभाल लूंगी। ठाकुर साहब ने अपना वादा ईमानदारी से पूरा किया है। पहले उन्होंने मेरे भाई सा को जेल से छुड़वाया और फिर बाबासा को इतने सारे रुपए देकर वापस ले आए, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ेगी माँ। ये सुनकर गंगा रोने लगी। विक्रांत भी ये सब सुनकर परेशान था। प्रीति फिर से बोली, माँ आप मेरी फिक्र मत कीजिए और यही रुककर बाबासा का ख्याल रखिए। आप अपनी बेटी को जानती है ना, वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे मेरे बाबासा ने लड़ना भी सिखाया है और जीतना भी। इतना कहकर प्रीति उठकर विक्रांत के पास आई और बोली, भाई सा आज मेरी शादी हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बचपन से मैं बहुत शरारत करती रही हूँ और आप मुझे मेरी गलतियों पर डांटते रहे हो, पर भाई साहब मुझे आपकी डांट कभी बुरी नहीं लगी, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो और मुझे डांटने का आपका पूरा हक बनता है। पर मैंने आपसे कई बार बदतमीजी की, आज मैं आपसे अपनी उन्हीं बदतमीजियों के लिए माफी मांगती हूँ। प्लीज अपनी छोटी बहन को माफ कर दीजिएगा भाई साहब। इतना कहकर प्रीति विक्रांत के सीने से लग गई। विक्रांत अभी भी परेशान था, पर फिर उसने प्रीति के सिर पर हाथ रख दिया तो प्रीति मुस्कुराने लगी और विक्रांत की ओर देखकर बोली, भाई साहब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि माँ और बाबासा का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे बिना कहे ही उनका ख्याल रखेंगे। बाबासा आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मुझसे करते हैं, बस कभी जताते नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर बेटों से ज्यादा प्यार जताया जाए तो वो बिगड़ जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि आप कभी किसी गलत रास्ते पर जाए, क्योंकि आप ताऊजी की इकलौती निशानी जो हो। विक्रांत उसे एकटक देखने लगा। दूसरी ओर भानु केसर को सबकी नजरों से दूर लेकर आए और गुस्से में बोले, ताईसा आप अच्छे से जानती है ना कि आज मैं अगर आप लोगों की मदद कर रहा हूँ तो सिर्फ प्रीति को पाने के लिए, और आप ये भी बहुत अच्छे से जानती है कि अगर इस वक्त मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो आप सब सड़क पर आ जाओगे। केसर तुरंत बोली, मैं जानती हूँ ठाकुर साहब, पर आप अचानक से ये सब क्यों कह रहे हैं? भानु ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि हमें लगता है कि आपके बेटे के मन में अपने काकासा और बहन के लिए प्यार जाग उठा है। अब जब हम कुछ घंटों में हमारे मकसद में कामयाब होने जा रहे हैं तो हमें लगने लगा है कि कोई और नहीं बल्कि विक्रांत खुद हमारे रास्ते में आकर खड़े हो जाएंगे। पर आप हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर विक्रांत ने हमें धोखा देने के बारे में सोचा भी तो हम उनके साथ वही करेंगे जो हम अपने दुश्मनों के साथ करते हैं।
गोली मार देंगे हम विक्रांत को। ये सुनकर केसर बहुत घबरा गई और उन्हें हैरानी से देखने लगी। तो भानु फिर से बोले, समझाइए अपने बेटे को कि दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता पैसा होता है, उससे ज्यादा वफादार कोई नहीं होगा। वक्त आने पर सबसे पहले यही रुपया हमारी मदद करता है, यही रुपया हमें मजबूर करता है दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए और भीख मांगने के लिए। कहीं आप लोगों के फिर से वही दिन लौट न आए। आज अगर हमें प्रीति नहीं मिली तो हम सबको आपके और आपके बेटे की असलियत बता देंगे, समझिए आप। भानु इतना कहकर गुस्से में वहां से चले गए। केसर घबराहट में जमीन पर यहाँ वहां देखने लगी। दूसरी ओर प्रीति की बातों ने विक्रांत को हिलाकर रख दिया था। वो चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। प्रीति फिर से बोली, आपको पता है भाईसा, कल रात बहुत दिनों बाद मैंने अपने पहले वाले भाईसा को देखा, जो मेरी खुशी के लिए अपने हिस्से की मिठाई भी मुझे दे दिया करते थे। कल रात आपने मेरे लिए सुमेर के घर जाकर उससे कूलर मांगा, जबकि आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी आपने मेरी खातिर अपनी नफरत साइड में रख दी और आधी रात को उसे नींद से जगा कर मेरे लिए कूलर ले आए। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई अपने पहले वाले भाईसा से मिलकर। अब हमेशा ऐसे ही रहिएगा, कभी मत बदलिएगा। विक्रांत कुछ नहीं बोल पा रहा था। वीर भी उसे एकटक देख रहा था। फिर प्रीति अपनी माँ के पास आई। वो अपनी माँ के आंसू पोंछकर उन्हें गले से लगाकर बोली, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा माँ, आप रोइए मत। आपकी बेटी आज विदा हो रही है, पर आपका बेटा तो आपके पास है ना। आपने खुद देखा ना कि कैसे भाईसा ने बाबासा को बचाने के दिन रात एक कर दिए। उनके रहते कुछ गलत नहीं होगा, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी भानु ने वहां आकर पूछा, सब ठीक हो गया है, इसलिए कहीं आप अपने वादे से मुकरने वाली तो नहीं है। उनके साथ केसर भी अंदर आ गई। विक्रांत ने भानु को देखते ही गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। तभी भानु प्रीति के पास आकर बोले, आज आपके बाबासा और आपके भाईसा हमारी वजह से आपके साथ है। कहीं ये बात आप भूल तो नहीं गई? अगर भूल गई है तो हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि हमारे बीच यही सौदा हुआ था कि अगर हम आपके बाबासा को सही सलामत ले आएंगे तो आज आप हमसे शादी करेगी। प्रीति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, प्रीति ठाकुर भी अपने किए वादे से पीछे नहीं हटेगी ठाकुर साहब। आपने भले मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया हो, पर फिर भी मैं अपना वादा जरूर नहीं निभाऊंगी, क्योंकि आज आपकी वजह से मेरे बाबासा मेरे साथ है। आप जाइए और बारात की तैयारी कीजिए। जब आप बारात लेकर आएंगे, प्रीति आपकी दुल्हन बनी मंडप में नजर आएगी। भानु मुस्कुराने लगे, पर विक्रांत अभी भी खामोश था। अच्छा लगा ये देखकर कि आप अपने वादे से नहीं पलटी। चलते हैं हम, अब मुलाकात शादी के मंडप में ही होगी, खम्मा घनी। इतना कहकर भानु वहां से चले गए। उनके जाते ही प्रीति गंगा से बोली, माँ आप यही बाबासा के पास रुकिए और उनका ख्याल रखिए, मुझे जाना होगा, शादी का मुहूर्त पास आ रहा है। ये सुनकर गंगा रोने लगी। प्रीति ने उसके आंसू पोंछे और रोते हुए फिर से बोली, प्लीज माँ अपने आंसुओं से अपनी बेटी को कमजोर मत बनाइए। जिंदगी की लड़ाई लड़ने जा रही हूँ मैं, मुझे अपनी माँ से हिम्मत चाहिए, क्योंकि इसी हिम्मत के सहारे मुझे ये शादी करनी है। आपका और बाबासा का आशीर्वाद चाहिए, आप देगी ना मुझे आशीर्वाद? गंगा ने रोते हुए प्रीति के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। ये सब देखकर विक्रांत की भी आंख भर आई। प्रीति रोते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही गंगा जगदीश को बेड पर बेहोश देखकर फूट फूट कर रोने लगी। केसर उसे संभालने लगी, पर विक्रांत गुस्से में वहां से चला गया। विक्रांत गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर आया और उसने अपनी जीप पर बहुत जोर से पैर मारा। वीर ये सब देख रहा था। उसने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, विक्रांत तू नहीं चाहता ना कि तेरी बहन की शादी ठाकुर साहब से हो? विक्रांत रोते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे वीर काकासा को समझने में। जिस दौलत की खातिर मैंने ये सब किया, वो तो काकासा मुझे कब की दे चुके थे। ये सुनकर वीर भी परेशान हो गया। विक्रांत फिर से बोला, हाँ वीर काकासा ने अपनी वसीयत में अपनी जायदाद के 2 बराबर हिस्से किए हैं, एक प्रीति का और दूसरा हिस्सा मेरा। ये सुनकर वीर आंखें फाड़े उसे देखने लगा। हवेली और गांव के बाहर की जो जमीन प्रीति के नाम पर थी, वो हमारी नहीं किसी और की है, और काकासा आज तक उनकी अमानत समझकर हवेली की देखभाल कर रहे थे। मासा ने मुझे उस हवेली के असली मालिक के बारे में बहुत दिनों पहले ही बता दिया था, पर मुझे ये नहीं पता था
कि काकासा उस हवेली को उसके असली मालिक को देकर मेरे बाबासा को उनके पापों से मुक्ति दिलाना चाहते थे, पर आज मेरी वजह से उनका सपना हमेशा के लिए टूट गया। वीर झेपते हुए बोला, वीर कल मैंने भी गांव के लोगों के मुंह से यही बात सुनी थी। वो लोग कह रहे थे कि तेरे दादासा और तेरे बाबासा ने सालों पहले एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करके उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था, वो हवेली भी। इसलिए शायद इतने सालों बाद भगवान ने तुम लोगों को अपने किए गुनाह की सजा दी है और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। विक्रांत का गला भरा और उदास होकर बोला, गांव वाले ठीक कह रहे हैं वीर, पर मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी आज हो रहा है वो भगवान की दी सजा नहीं है, बल्कि मेरे किए गुनाह है। काकासा ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं अनाथ हो चुका था। उन्होंने मुझे कभी मेरे बाबासा की कमी महसूस नहीं होने दी, और मेरी काकीसा ने जितने निवाले प्रीति को अपने हाथ से खिलाए हैं उतने ही मुझे भी खिलाए हैं। बचपन में जब हम मेला देखने जाया करते थे तो काकासा अपने एक कंधे पर प्रीति को और दूसरे पर मुझे बैठाते थे। वीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ विक्रांत, मुझे भी ये सब अच्छे से याद है। विक्रांत फिर से बोला, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया और आज मैंने उनसे ही सब कुछ छीन लिया। मैं दौलत की लालच में इस हद तक गिर गया कि अपनी बहन की शादी उस भानु प्रताप जैसे घटिया आदमी से करवाने के लिए मैंने अपने ही काकासा की किडनैपिंग में ठाकुर साहब की मदद की। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। आज मुझमें और मेरे बाबासा में कोई फर्क नहीं रह गया। जो उन्होंने सालों पहले किया था वही मैंने भी किया। और कमाल की बात तो ये है कि मेरी मासा ने ना मेरे बाबासा को गलतियां करने से रोका और ना मुझे, बल्कि वो मुझे बचपन से काकासा के खिलाफ भड़काती रही है। आज जो गलती मुझसे हुई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह मेरी माँ भी है। वीर ने परेशान होकर पूछा, तो अब तू क्या करने वाला है तू? विक्रांत अकड़ कर बोला, वही जो एक भाई को और एक बेटे को करना चाहिए। मैं अपनी बहन की शादी ठाकुर साहब से कभी नहीं होने दूंगा और न ही अपने परिवार को कुछ होने दूंगा। वीर कुछ पल सोचकर बोला, पर विक्रांत वो भानु बहुत खतरनाक आदमी है। अगर तूने उसे धोखा दिया तो वो ना जाने क्या करेगा। विक्रांत खुद को मजबूत करके बोला, उससे डर के मैं प्रीति की शादी उससे नहीं कर सकता। मुझे इस शादी को हर हाल में रोकना है वीर, और मुझे तेरी मदद चाहिए। बोल, करेगा मेरी मदद? विक्रांत के इस सवाल पर वीर उसे हैरानी से देखने लगा। लेखिका कविता वर्मा।